इकोनॉमी के 7 पिलर्स एनसीईआरटी आपने खुद करनी थी। बैंकिंग और फाइनेंस के मेजर टॉपिक्स हमने देख लिए। जहां तक फिजिकल पॉलिसी की बात है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआरडी, इसमें क्या समस्याएं हैं, सरकार क्या नई स्कीम वगैरह लेके आएगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम बजट इकोनॉमी सर्वे की बात शुरू करेंगे, तो ये सारा जो ट्रायंगल बनता है वो देख लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करी थी। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स बच गए थे जो आज हम खत्म कर लेंगे। तो हम यहाँ पर हैं इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके रिलेटेड कुछ बाकी टॉपिक्स। पुरानी बातें रिकैप कर लें। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था? इट वाज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और इसके हमने देखे बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट्स हैं। एक था करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? करंट में रहती है डेफिसिट और उस डेफिसिट को भरता है कैपिटल अकाउंट का सरप्लस। और अगर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट की डेफिसिट को फाइनेंस ना कर पाए, देन वी गेट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। और उससे लड़ना हो तो आरबीआई के पास ढेर सारा फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। अब फॉरेक्स रिजर्व के क्या कंपोनेंट्स है, पूरे विश्व में रैंक किसका नंबर 1 है, ये बात हमने कर ली। आगे हमने देखा था कि ये $1 मतलब 50 रुपए या $1 मतलब 60 रुपीज, ये कौन तय करता है, कैसे तय करता है। 2 सिस्टम थी, एक बाजू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम एंड सेकंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम। और रियल लाइफ में दोनों के बीच में चलता है। इट वाज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम, जिसके अंदर अगर रुपए को कमजोर होने से बचाना हो तो आरबीआई ने डॉलर से बेचना शुरू करना चाहिए, और अगर रुपए को मजबूत होने से बचाना हो तो बाजार से डॉलर खरीदने का काम शुरू करना चाहिए। आगे चल के हमने देखा कि करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, करंट में फुल है, कैपिटल में पार्शियल है। कुछ ऐसे भी देश थे जिन्होंने फुल वहां पर भी कर दिया था, लेकिन जब वो ईस्ट एशियन क्राइसिस हुई इन द ईयर 1997, तो वहां पे जीडीपी पूरा नेगेटिव में चला गया। और उससे सबक लेके आज की तारीख में हमें अभी समय इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि हम भारत देश में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ला दें। उसके बाद यूरोप के अंदर डिफ्लेशन से लड़ने के लिए उनकी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, यूरोजोन बॉन्ड परचेज प्रोग्राम या क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत जनता से सरकारी बॉन्ड और प्राइवेट बॉन्ड्स खरीदे जाएंगे और बाजार के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाया जाएगा। तो उससे पूरे विश्व की इकोनॉमी में क्या असर हो सकता है, भारत को क्या अच्छा होगा, बुरा होगा, हमने बात करी। अब जो बाकी कुछ इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड बातें करनी है, एक ये आईएमएफ और उसके अंदर ये एसडीआर वाली पूरी रिजीम, और पहले जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड था वो क्या था, डब्ल्यूटीओ रिलेटेड थियरी और करंट अफेयर्स ये देखने हैं। हम रिवाइंड करके चलते हैं। अभी अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है और सारे देशों को ये लगा कि अपनी इकोनॉमी अब कोलैप्स हो गई है और इसे वापस खड़ा करना है, तो आपस में म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, म्यूचुअल कोऑपरेशन करना पड़ेगा। इसी बात के अंतर्गत अमेरिका और उसका न्यू हैम्पशायर स्टेट और उसके अंदर ब्रेटन वुड रिसोर्ट, यहाँ पर एक समिट कॉन्फ्रेंस की गई इन द ईयर 1944। उस समिट के आउटकम के रूप में 3 चीजें बाहर आई। एक तो थी संस्था वर्ल्ड बैंक, जो आप सेल्फ स्टडी में देख लीजिएगा, विकिपीडिया ब्रिटानिका वगैरह में से, ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो आज लेक्चर में बात करेंगे। तीसरी संस्था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT, और वो आगे चल के बन गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हमने आज लेक्चर में बात करनी है। तो सबसे पहले ये आईएमएफ, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, लिमिटेशन, रिफॉर्म, इससे शुरुआत करेंगे। आईएमएफ का स्ट्रक्चर क्या है? उसके कुल मिला के 3 पिलर्स हैं। सबसे ऊपर बैठा है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिसके अंदर आईएमएफ के सभी मेंबर 188 कंट्रीज, इन सभी देशों के या तो फाइनेंस मिनिस्टर या उनकी सेंट्रल बैंक के गवर्नर, ये लोग इस बोर्ड में बैठते हैं। साल में एक बार मिलते हैं और जो नीतिगत ओवरऑल पॉलिसी डिसीजन ये लोग लेते हैं। सेकंड इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड, डे टू डे फायर फाइटिंग वर्क ये लोग देखते हैं। इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कुल मिला के 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहते हैं। इसके अंदर 5 सीट रिजर्व है ऐसे लोगों के लिए जो देश लार्जेस्ट 5 कोटा होल्डर्स ये हैं, यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी और फ्रांस। कोटा सिस्टम क्या है अभी आगे स्लाइड में देखेंगे। और थर्ड पिलर है अपना मैनेजिंग डायरेक्टर, ये है अपने क्रिस्टीन लगार्ड। 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, कैन सी बी रीअपॉइंटेड, हाँ रीअपॉइंटेड भी किया जा सकता है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में बैठते हैं और इनके एमडी के अलावा इंटरनेशनली रिक्रूटेड स्टाफ की मदद से ये पूरा काम किया जाता है। तो इन अ वे हम ये सोच सकते हैं कि ये बीओडी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या गवर्नर, वो अपनी पार्लियामेंट है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये मतलब मंत्री परिषद है, और ये एमडी वगैरह तो जो आईएएस चल के डिपार्टमेंट का काम देखते हैं, जैसा यहाँ पे होता है उस प्रकार ये आईएमएफ के अंदर कुछ सिस्टम चल रहा है। अब आईएमएफ के फंक्शन, पहला काम उनका है ग्लोबल सर्वेलेंस,
पूरे सभी देशों में क्या इकोनॉमी में हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहाँ कैसे चल रहा है, कोई क्राइसिस क्या आने वाली है, ग्लोबल लेवल पे देखेंगे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। सेकंड, अगर कोई देश उसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाए तो उस देश की ये लोग मदद करेंगे। और उसी तरह अब क्योंकि बीओपी मेंटेन करने में और वहां पे मदद करेंगे तो इनडायरेक्टली दे विल आल्सो हेल्प इन इंटरनेशनल ट्रेड। तीसरा काम ये सारा बीओपी वगैरह मेंटेनेंस, फॉरेक्स रिजर्व बनाना, ये वो करने में टेक्निकल असिस्टेंस, ट्रेनिंग, एडवाइजरी रोल, ये भी अपने मेंबर नेशन को पूरी मदद करेंगे। मतलब पहला काम सर्वेलेंस करो, दूसरा बीओपी क्राइसिस में मदद करो और तीसरा सलाह दो, टेक्निकल असिस्टेंस दो। खैर, हम इस सेकंड पे फोकस करें, ये बीओपी क्राइसिस और उससे लड़ने के लिए वगैरह। लेट 40s के अंदर से ये आईएमएफ ने अपना काम शुरू किया और कई सालों तक इन्होंने एक सिस्टम चलाया जिसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी एक्सचेंज रिजीम। अब ये सिस्टम के फीचर क्या थे और ये क्यों बर्बाद हो गई, फेल हो गई, ये समझते हैं। आईएमएफ जब से शुरू हुआ तब से लेकर अप टू 70s एक सिस्टम इन्होंने चलाई, गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट। यहाँ पे नियम ये किया गया कि अमेरिका और उसका यूएस फेडरल रिजर्व वो $1 छाप सकता है प्रोवाइडेड कि उसकी तिजोरी में 0.88 ग्राम्स गोल्ड पड़ा हो, और उसी हिसाब से जितने किलो पड़ा है तो इतने ज्यादा डॉलर आप छापिए। शर्त ये कि इनका डॉलर इस प्रकार से गोल्ड के साथ पैक किया गया है या गोल्ड के साथ बैक किया गया है। आपकी तिजोरी में सोना जितना होगा उतना ही आप डॉलर छाप सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। फर्स्ट थिंग। सेकंड, बाकी सभी देशों की करेंसी को डॉलर के साथ लिंक कर दिया गया। ऑफिशियल रेट आईएमएफ की मदद से बनाया गया। फॉर एग्जांपल, शुरुआत में ₹1 तो उसका दाम तय किया गया 30 सेंट्स या $0.3। और यहां पर भी शर्त ये कि भारत ₹1 या उसका नोट या सिक्का छाप सकता है। शर्त है कि उसके फॉरेक्स रिजर्व में या तो 30 सेंट पड़े हो या इक्विवेलेंट गोल्ड पड़ा हो। तो आप समझिए 30 सेंट और उसका गोल्ड कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई विद 0.88, तो जवाब मिलेगा 0.26 ग्राम। मतलब आपकी तिजोरी में 0.26 ग्राम सोना पड़ा है, तभी जाके आप ₹1 की नोट या कॉइन इश्यू कर सकते हो। और इस हिसाब से ये अपना पूरा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम चलेगा। $1 दाम सामने ₹1 वगैरह। फायदे कई सारे हैं। एक तो इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल कर पाएगा क्योंकि कोई भी देश अपनी मर्जी से मन मुताबिक नोट अब छाप नहीं सकता। एक्सचेंज रेट में भी अब स्टेबिलिटी रहेगी। और आईएमएफ का नियम ये था कि सही है, रियल लाइफ में तो थोड़ा अप डाउन भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सप्लाई एंड डिमांड, लेकिन 1% ऊपर या 1% नीचे इस रेट से जाना नहीं चाहिए। अगर जाए तो फिर इन देशों की सेंट्रल बैंक की ये जिम्मेदारी रहेगी कि अपने फॉरेक्स रिजर्व से या तो आप डॉलर या फिर सोना उसको बेचो या खरीदो, डिपेंडिंग कि अप्रिशिएट होने से बचा, डेप्रिशिएट होने से बचा, लेकिन इसी रेंज के अंदर आपने इसको मेंटेन करना है एक्सचेंज रेट। अब ये भी हो सकता है कि राजन भाई कोई समय पे क्राइसिस आ जाए, वो इस रेट के अंदर उसे मेंटेन ना कर पाए और उनकी तिजोरी में डॉलर भी नहीं है और सोना भी नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आईएमएफ के पास जाके उधारी में पैसा लाओ। अब आईएमएफ भी खुद की तिजोरी में पैसा कैसे जमा करेगी? उन्होंने उस वक्त एक कोटा तय कर दिया कि बड़ा जो देश होगा वो हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा, छोटा देश कम कंट्रीब्यूशन। और इस प्रकार से जो पैसा उनके पास आया डॉलर और गोल्ड के रूप में, उससे उन्होंने एक नई करेंसी का निर्माण किया जिसको बोला गया स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर। उस वक्त रेट ये था 1 SDR इक्वल्स टू $1 और $1 इक्वल्स टू 0.88 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। इस कारण इस एसडीआर को पेपर गोल्ड भी बोला जाता था। खैर, तो इस हिसाब से आईएमएफ ने सभी देशों के मेंबर स्टेट्स के अंदर से या उनको बोला कि या तो आप हमको डॉलर दो या इक्विवेलेंट गोल्ड देना शुरू करो, और इस प्रकार से आईएमएफ ने अपनी तिजोरी में ढेर सारा माल जमा कर लिया। अब कोई बैंक कैसे काम करता है, हमने देखा कि डिपॉजिटर्स लोग बैंक पे पैसा जमा कराते हैं, बैंक वही पैसा बोरोवर्स को लोन में घुमाती है, ऊंचे ब्याज पे घुमाती है और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन काट के डिपॉजिटर्स को कुछ पैसा ब्याज में दिया जाता है। सेम वे यहाँ पर भी आईएमएफ के अंदर जो जो देशों ने एसडीआर के रूप में कंट्रीब्यूशन किया है, डॉलर किया है, गोल्ड किया है, उस डिपॉजिट पे उनको ब्याज देगी आईएमएफ। और यही वाला पैसा जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के वक्त कोई देश उधारी में ले जाएगा तो उन्होंने उस पे ब्याज भी देना होगा और प्रिंसिपल भी रीपे करना पड़ेगा। मतलब डिपॉजिटर्स ने आईएमएफ में जो एसडीआर कंट्रीब्यूट किया उस पे उनको ब्याज मिलेगा, यस, और जिन्होंने उधारी में लिया है उन सबको मिल जाएगा, उन्हें सब ब्याज देना पड़ेगा वापस। तो ये सिस्टम अप टू 70s चली, लेकिन फिर कोलैप्स हो गई। क्यों कोलैप्स हुई? धीरे धीरे अमेरिका और रशिया के बीच शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ, आर्म्स रेस शुरू हो गई। अमेरिकन सरकार ने अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत ढेर सारी जमकर सब्सिडी देना शुरू कर दिया
और यहाँ वहां जो पपेट रिजीम्स थी, डिक्टेटर्स थे, उनको भी राजी रखने के लिए ढेर सारा पैसा ग्रांट डोनेशन के नाम पे दिया जा रहा था। तो इस प्रकार से जो डॉलर का मिसमैनेजमेंट इन्होंने शुरू किया, स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी, साथ ही साथ गोल्ड के दाम भी बढ़ गए। और एक सिनेरियो ऐसा है इन द ईयर 1971, उस वक्त फिक्स अमेरिकन कांग्रेस ने यह तय किया था कि यूएस फेडरल रिजर्व $35 छाप सकेगा अगर उनकी तिजोरी में 1 आउंस गोल्ड पड़ा है। वो उस वक्त रेट चल रहा था, लेकिन बाजार में क्योंकि महंगाई चल रही थी तो 1 आउंस गोल्ड का प्राइस चल रहा था $40। तो अब स्वाभाविक है क्या होगा, ये सभी दूसरे सेंट्रल बैंक वालों ने अपने डॉलर, अपने फॉरेक्स रिजर्व से इनको बेचना शुरू किया। और क्योंकि रिजिम में ये भी फैसला किया गया था कि अगर कोई डॉलर जमा कराएगा तो यूएस फेड रिजर्व ने उसे इक्विवेलेंट गोल्ड भी देना पड़ेगा। तो आप समझिए, यहाँ ये लोग $35 के दाम पे सोना बेच रहे हैं और बाजार में भाव चल रहा है 40, तो बाकी देश के सेंट्रल बैंक क्या करेंगे, अपने डॉलर इन्हें बेच दें, वहां से सोना खरीद ले और वही महंगे दाम पे आगे चल के बाजार में बेच दो, तो आसानी से $5 का इनको मुनाफा हो गया। और वो $5 आए तो वापस इनको दे दो, वहां से थोड़ा और ग्राम सोना मिलेगा इनको और तो आप चलाते रहो। स्वाभाविक है ये सिस्टम सस्टेन नहीं कर पाएगा। इस कारण से ये जो है यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, उन्होंने बोला कि ये हमको जमेगा नहीं, हम इस गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट रिजिम से बाहर हो जाते हैं। अब से हम जिम्मेदारी नहीं लेते कि हमारी तिजोरी में इतना 0.8 ग्राम सोना हो तो ही जाके हम इतना डॉलर छापेंगे, नहीं, हमारी मर्जी होगी उतने डॉलर छापेंगे। और कोई हमारे पास आएगा कि ये लो डॉलर और हमको सोना दो, वी विल नॉट एंटरटेन सच क्वेरीज। उन्होंने ये स्टॉप करवा दिया इन द ईयर 1971। और आगे चल के 1973 में वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम में अमेरिका चला गया। वो कैसे काम करता है हमने देखा। भारत भी थोड़े समय तक वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम चला है कि अपनी तिजोरी में डॉलर के हिसाब से कुछ एडजस्ट करेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी। लेकिन जब 1992 के तक हम पहुंचे तो पता चला कि अपनी तिजोरी भी एकदम खाली होने लगी। तो भाई ने भी हाथ खड़े कर दिए और हम भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम के बदले मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम में मूव कर गए। खैर, तो हम वापस आए जूम आउट करके। एसडीआर क्या था? इट वाज कॉल्ड पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड इसलिए क्योंकि अप टू 1970s एक एसडीआर की कीमत तय की गई थी $1 और $1 की कीमत थी 0.88 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। इस कारण एसडीआर की भी उतनी कीमत हो जाएगी गोल्ड में, इसलिए बोला इसको पेपर गोल्ड। आगे चल के सिस्टम कोलैप्स हो गया। तो आज की तारीख में एसडीआर की क्या वैल्यू है? ये वैल्यू तय की जाती है बेस्ड ऑन द एक्सचेंज रेट ऑफ 4 करेंसीज, डॉलर, यूरो, पाउंड और येन। इनकी एक्सचेंज रेट की मदद से एक एसडीआर की क्या कीमत है वो तय की जाएगी। ये हम समझे। सबसे पहले तो इन चारों करेंसी को वेट्स असाइन कर दिए गए। जो ज्यादा इंटरनेशनली ट्रेड होती है उस करेंसी को ज्यादा वेट दिया गया। स्वाभाविक है, डॉलर को सबसे ज्यादा दिया गया है, येन को एकदम कम। और क्योंकि ये वेटेड एवरेज वगैरह निकालना हो तो वेट का टोटल आप एडिशन करेंगे तो जवाब मिलेगा 100। तो इस प्रकार से येन, पाउंड, यूरो और डॉलर का सबसे पहले आईएमएफ ने वेट असाइन किया। सेकंड, अब आप बाजार में जाके फाइंड करो कि आज की तारीख में एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है येन के अंदर, कि एक येन के सामने आपको कितने डॉलर मिलते हैं, आप यहाँ पे नंबर लिखो। सेकंड, एक पाउंड के सामने कितने, $1 के सामने कितने पाउंड मिलेंगे, ये नंबर यहाँ पे लिखो। $1 के सामने कितना यूरो मिलेगा यहाँ पे, और $1 के सामने कितना डॉलर मिलेगा, $1 ही मिलेगा, तो वो नंबर यहाँ पे लिखो। बस काम हो गया। अब हर एक करेंसी का वेट और उसका प्रेजेंट एक्सचेंज रेट, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे नंबर मिलेगा और उससे आगे कैलकुलेशन करोगे, देन यू गेट द नंबर कि एक एसडीआर की आज कीमत है $1.4। अब ये जो एसडीआर है, कितना सभी देशों ने वहां पे जमा कराना है, हर एक देश ने कितना एसडीआर जमा कराना है आईएमएफ की तिजोरी में, इट डिपेंड्स कि आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। जो बड़ा देश होगा, बड़ी इकोनॉमी वाला, उसको कोटा ज्यादा दिया जाएगा, उस कोटा के हिसाब से उसने ज्यादा एसडीआर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एसडीआर कंट्रीब्यूट करने का नियम यह है कि कुछ पैसा आप इक्विवेलेंट येन, पाउंड वगैरह में भी दे सकते हो और कुछ अपनी नेशनल करेंसी में भी दे सकते हो, लेकिन इस कोटा के हिसाब से आपने उन्हें देना पड़ेगा एसडीआर। और जो एसडीआर इस प्रकार से ज्यादा देगा उसे आईएमएफ की मीटिंग में वोटिंग पावर भी ज्यादा दिया जाएगा। ये आईएमएफ की तिजोरी में जो एसडीआर आपने कंट्रीब्यूट किया, तो आप एक प्रकार से आईएमएफ के डिपोजिटर बने, और डिपोजिटर को आईएमएफ 0.05% इंटरेस्ट रेट पे करती है। जैसे हमको वो सेविंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट में ब्याज मिलता है, सभी देशों को भी एसडीआर डिपॉजिट में कुछ ना कुछ ब्याज दिया जाता है। सेम वे अगर किसी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई तो उधारी में वो एसडीआर लेके आ सकता है, और हमने देखा कि एक एसडीआर की कीमत है $1.4, तो इस हिसाब से वो किसी और देश को वो बेच के फिर अपनी बीओपी क्राइसिस को शांत कर सकता है। लेकिन ऐसा जो एसडीआर वो उधारी में लेके आया तो स्वाभाविक है उसने ब्याज देना पड़ेगा
वो रेट चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 1.05% अभी। एंड दिस एसडीआर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेंबर करेंसी। कैसे कि $1, एक एसडीआर की कीमत है $1.4 और फिर $1 की कीमत है 60 रुपीज। इस हिसाब से आप एसडीआर को रुपये में तब्दील करा सकते हो, यूरो, येन, युआन, पाउंड सभी में, और उस हिसाब से अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्ट कर सकते हो। ये जो कोटा असाइन किया गया, कोटा किस प्रकार से असाइन किया कि हर एक देश की एक तो उसकी इकोनॉमी की साइज क्या है, जीडीपी कितना बड़ा है, और विश्व बाजार में उसकी ओपननेस कितनी है, एफडीआई के रूप में, एफआईआई के रूप में ट्रेड बैरियर्स लगाए हैं कि नहीं, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है कि नहीं, वो सारे पैरामीटर्स को जोड़ के हर एक देश पे कोटा फिक्स किए गए हैं। लार्जेस्ट कोटा होल्डर है अमेरिका 17%, सेकंड आएगा जापान, फिर जर्मनी, यूके, फ्रांस वगैरह चलते हैं। अपना भारत देश महान, उसका कोटा है 2.4%, मतलब रैंकिंग बनाए तो 11th लार्जेस्ट कोटा होल्डर है, और चाइना वो 4% पे चल रहा है। अब आप देखिए कि भारत और चीन, रशिया, इन सबको बहुत मामूली कोटा दिए गए हैं, लेकिन अगर आप पूरे ब्रिक्स नेशन का टोटल जीडीपी देखें तो पूरे विश्व का 1/5 या 20% जीडीपी तो ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पूरे विश्व की 2/5 पॉपुलेशन ये ब्रिक्स नेशन के अंदर रहती है, और फिर भी हम लोगों को इतना छोटा आपने कोटा दिया है। उस कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर हमारा कोई दबदबा नहीं है, और ये सब प्राइम क्राइसिस आ गई, यूरोजोन क्राइसिस आ गई, उसके आगे ये यूएस वगैरह की इकोनॉमी और उनका जीडीपी तो वैसे भी खड्डे में जा रहा है, तो उनका कोटा आप कम करिए, हमारा कोटा बढ़ाइए, हमें ज्यादा पावर दीजिए। ये सारी जो बवाल चल रही है, और उसके अंतर्गत नया टॉपिक अपना आता है आईएमएफ के अंदर रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों है, कैसे हमने देखा। अब रिफॉर्म्स लाने हैं दो टाइप के। फर्स्ट रिफॉर्म इज कॉल्ड कोटा रिफॉर्म्स। ये ब्रिक्स नेशन और दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज की ये डिमांड है कि हमारा कोटा बढ़ाइए। 2010 में आईएमएफ ने इसका एक प्रस्ताव भी रखा कि हाँ, हम इमर्जिंग इकोनॉमी का कोटा बढ़ाएंगे, सच एज कि इंडिया का प्रेजेंट कोटा जो है 2.4%, उसको बढ़ा के कर देंगे अराउंड 2.7%। तो रैंकिंग के हिसाब से देखें, पहले 11th लार्जेस्ट कोटा होल्डर थे, अब ये रिफॉर्म के बाद हो जाएंगे 8 लार्जेस्ट। उसी प्रकार चाइना पहले 4% पे, उसका बढ़ा के 6.4% करेंगे। अब आप समझिए, एक पाई चार्ट है, उसके अंदर होंगे 100%। तो अगर आप किसी देश का कोटा बढ़ाना चाहते हो, देन इट मीन्स कि सामने किसी का कम करना पड़ेगा, क्योंकि 100 में मेंटेन करना है। तो एक तो काम ये किया जा सकता था कि आप ये अमेरिका, जापान वगैरह का कोटा कम करिए, लेकिन आईएमएफ वालों ने, क्योंकि इनका वहां पे दबदबा ज्यादा है, तो नया एडजस्टमेंट कुछ इस तरह किया कि हाँ, अमेरिका का तो थोड़ा % कम होगा, लेकिन ज्यादातर जो कमी की गई वो गरीब देशों का कोटा कम करके वो सारा इमर्जिंग वालों को दिया गया है। इस प्रकार से तो गरीब देशों को और इससे तकलीफ है। खैर, ये जो 2010 का ये प्रपोजल है, ये अभी तक पारित नहीं हुआ। रीजन इज, इसको पास कराने के लिए 70% वोट चाहिए। अब आप समझिए 70% वोट मतलब ऐसा नहीं कि 188 देश है उसमें से 70 देश तरफ में, नहीं। आपको याद करो, कोटा के अंदर अमेरिका तो उसका वोट शेयरिंग होगा 17%, जापान तो उसका कुछ चल रहा है, तो वो सारे जोड़ के आप 100 में से 70% अगर अग्री कर जाए तभी ये लागू हो सकता है। तो स्वाभाविक है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज वो इसके साथ सहमत नहीं होंगी, तो प्रपोजल पेंडिंग है। ये हुई फर्स्ट बात कि कोटा रिफॉर्म्स में क्या सुधार की आवश्यकता है और वो क्यों लागू नहीं हो रहा है। सेकंड थिंग, आईएमएफ के गवर्नेंस में भी सुधार की आवश्यकता है। अभी तक की सिस्टम ये रही कि हमने देखा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 डायरेक्टर रहते हैं, और उसके 5 सीट रिजर्व है। जो लार्जेस्ट 5 कोटा होल्डर हैं, ये अपना यूएसए, जापान वगैरह, तो उनके लिए ये जो 5 सीट रिजर्व की गई हैं। जो 2010 में रिफॉर्म ये भी प्रस्तावित किया गया कि इस प्रकार से कोई सीट रिजर्व नहीं होगी, सभी डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाएगा, कोई परमानेंट चेयर इनके लिए होगी नहीं। और हर 8 साल के बाद ये जो कंपोजिशन होगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, उसका हम रिव्यू करेंगे कि यहाँ पे ये इमर्जिंग इकोनॉमीज और गरीब देश के लोग कुछ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वरना फिर और सुधार लाएंगे। तो ये अपना सेकंड रिफॉर्म हुआ, गवर्नेंस रिफॉर्म। लेकिन इसको पास कराने के लिए 85% वोट चाहिए। तो अब आप सोचिए कि अगर अमेरिका अभी 17% मेजोरिटी में है, तो स्वाभाविक है 85% वाला कोई भी प्रपोजल उसकी अनुमति के बिना पास नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 15% अपोज में जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन अमेरिका के पास 17% वोट है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो विदाउट अमेरिकन अप्रूवल आईएमएफ के अंदर कोई रिफॉर्म्स लाना पॉसिबल नहीं है। और भी कुछ क्रिटिसिज्म आईएमएफ के खिलाफ, इनका हमने देखा कि फर्स्ट फंक्शन था कि सर्वेलेंस करना है पूरी विश्व की इकोनॉमी का, लेकिन उस काम में ये लोग फेल रहे हैं। इन द ईयर 1995 मेक्सिको में क्राइसिस हुई, ये इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ईस्ट एशियन क्राइसिस की, पहले वो फुल कप
कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के अंतर्गत ढेर सारा डॉलर निवेश किया, अचानक से लोग भाग गए, फिर $1 बिकता था 2000 इंडोनेशियन रुपए में, वो अचानक से $1 18,000 इंडोनेशियन रुपए में बिकने लगा और -13 पॉइंट जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह। तो जो सिस्टम कोलैप्स हो गया, वैसे तो इनके सर्वेलेंस में नजर थी, लेकिन बस अमेरिका को मजा आया इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ काम किया नहीं। आगे चल के ये सब प्राइम क्राइसिस हुआ तो अमेरिका के अंदर जो एसेट बबल बन रहा था और बाहर के लोग बेवकूफ बन के यहाँ पे निवेश कर रहे थे, इनकी कुछ इन्होंने वार्न नहीं किया, सर्वेलेंस नहीं किया। सेम वे पोर्टुगल, आयरलैंड, ग्रीस और इनकी ये पिक्स क्राइसिस, यूरोजोन की ये सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस, ये सभी को प्रिडिक्ट करने में, उसका मैनेजमेंट करने में फेल रहे हैं। एसडीआर के नाम पे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए तो एसडीआर लोन में दिया जाता है, लेकिन उसका भी इंटरेस्ट रेट काफी हाई रखा गया। कोटा और गवर्नेंस में रिफॉर्म लाने की जरूरत है, लेकिन ये लोग कुछ लाए नहीं। तो ये सारे आईएमएफ के समस्या है, इस कारण आईएमएफ में रिफॉर्म की आवश्यकता है। लेकिन हमने देखा ये हो नहीं सकता जब तक अमेरिका अप्रूव ना करे। परेशान होके इन 2014 अक्टूबर महीने में ये क्रिस्टिन लगार्ड ने ये बोला, आई विल डू बेली डांस इफ यूएसए वोट्स इन फेवर ऑफ आईएमएफ रिफॉर्म्स। तो आप सोचिए कितना वो परेशान हो गए हैं कि ये कैसे लागू। खैर, अब क्योंकि आईएमएफ के अंदर रिफॉर्म हो नहीं रहे हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज, ये ब्रिक्स देश, चीन, भारत, इनको अब स्वाभाविक है ये ब्रेटन वुड्स संस्थान, WTO की बात करो या ये आईएमएफ की बात करो, मजा नहीं आ रहा है। और जब मजा नहीं आएगा तो आप अपनी अलग से कोई संस्था खड़ी करोगे। संस्था दो खड़ी करेंगे ये लोग, एक तो ब्रिक्स बैंक बनाएंगे और दूसरा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। तो अब ये दोनों बैंक के क्या फीचर हैं, आपस में क्या समानता है, क्या डिफरेंसेस है, एमसीक्यू में परेशान कर सकता है। मैंने यहाँ टेबल बनाया है, आप घर पे ये पढ़ लीजिएगा। आगे भी जो पढ़ना है इसके अंदर डिटेल में, तो AIIB का लिंक ये है आर्टिकल और ब्रिक्स बैंक का ये। इसमें मतलब कुछ समझने का या रॉकेट साइंस है नहीं, बस रट्टा मारो जिंदाबाद है एमसीक्यू की। तो मगर मतलब कि मैं स्लाइड बना के आपके पढ़ाऊं तो 20 मिनट लग जाएंगे, आप पढ़ोगे खुद आर्टिकल तो 10 मिनट में काम हो जाएगा।